नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करेंगे यूपी की बड़ी खबरों की ओर, जहां अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला विराजमान हो जाएंगी। इस पल का लोगों को बेसब्री से इंतजार है और रामलला के आगमन की ये तिथि लोगों के लिए बेहद खास है और लोग इसे यादगार बनाना चाहते हैं। इस शुभ दिन के मौके पर शुभ कार्य को लेकर 22 जनवरी की तिथि की डिमांड काफी बढ़ गई है। ऐसे में लोग इस दिन अपने बच्चों की शादी भी कर रहे हैं। ऐसा ही मामला हरदोई से भी सामने आया। यहाँ के कस्बा पिहानी के रहने वाले रोहन राज शुक्ला इस दिन शादी के बंधन में बंधेंगे। अयोध्या में रामलला विराजमान हो रहे हैं, इसीलिए हमने अपने बेटे की शादी की डेट 22 जनवरी ही रखी है। बहुत खुशी हो रही, हम सब बहुत उत्साहित हैं कि अब स्मरणीय पल है। ऐसा मौका, ऐसा पल तो नहीं हो सकता है। इससे अच्छी डेट और कोई नहीं हो सकती है, इसीलिए हमने ये 22 जनवरी को अपने बेटे की शादी की डेट रखी है। 22 जनवरी को मेरे बेटे की शादी है। अयोध्या में भगवान राम अपने नए विराजमान होंगे और मैंने सोचा कि उससे शुभ दिन हम लोगों के लिए कोई नहीं हो सकता, जिस दिन भगवान राम अयोध्या में अपने नए भवन में स्थापित होंगे। और वर्षों के बाद ऐसी घड़ी आ रही है, इसलिए हमने विचार किया कि उसी दिन हम लोग अपने बेटे की शादी करेंगे। 22 जनवरी 2024 को मेरी शादी हो रही है और रामलला भी अपने घर को अयोध्या में वापस आ रहे हैं। सभी के लिए बहुत हर्ष की बात है, बट उससे ज़्यादा सबसे हर्ष की बात यह है कि मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, सबके लिए, जो मेरे सभी शुभचिंतक हैं, उनके लिए भी बहुत खुशी की बात है, क्योंकि ऐसे मौके सालों में एक बार आते हैं और शादी भी जीवन का सबसे बड़ा इवेंट होता है। तो बहुत बहुत अच्छा भी लग रहा है और बहुत ही खुशकिस्मत भी हैं हम सब लोग कि उसी दिन शादी की डेट निकली है जिस दिन रामलला अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो बहुत बहुत ही सभी के लिए खुशी की बात है। अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन लगातार सख्त इंतजाम कर रहा है। इसको लेकर स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार ने प्रेस वार्ता की है, जिसमें उन्होंने बताया कि अयोध्या का कार्यक्रम देश समेत पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण है। इसके मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक और पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। दर्शनार्थियों को किसी तरह की कोई असुविधा न हो, इसके लिए जो भी बेहतर से बेहतर व्यवस्था हो सकती है वो मुहैया कराई जाएगी। इसके लिए डीजीपी के निर्देश पे तथा शासन के निर्देश पे केवल अयोध्या जनपद में 10,000 से ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। और अयोध्या नगरी में जो भी टेक्निकल इक्विपमेंट्स लगाए जा रहे हैं वो काफ़ी मॉडर्न हैं और ऐसी सुविधाएं से लैस होंगे जिससे कि पुलिस के कार्यों में मदद मिले। कोई एंटी ड्रोन सिस्टम भी लगाया गया है? ड्रोन, रिवर की सिक्योरिटी, सभी चीज़ें सुनिश्चित कराई जाएंगी। वहाँ तथा आसपास के जनपदों में रहने वाले सभी लोगों से। अगली खबर गाजियाबाद से है, जहां वार्ड नंबर 16 के पार्षद सचिन डागर ने महापौर सुनीता दयाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्षद का कहना है कि महापौर ने सौंदर्यीकरण के नाम पर 30 लाख रुपए लिए हैं। वहीं पार्षद सचिन डागर के आरोप का खंडन करते हुए इंडस्ट्रियल एरिया के व्यापारियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें व्यापारियों ने कहा कि सचिन डागर पार्षद से हमने अपने इंडस्ट्रियल एरिया के नाले को कवर करने के लिए कहा था, जिसकी एवज में उन्होंने हमसे 1 करोड़ रुपए मांगे हैं। एरिया फैलता था यहाँ पर, उसके बाद ये क्या हमने गलत काम किया कि हमने उसमें मेरे साहब ने हमारा साथ दिया। पार्षद ने पैसे मांगे जी की डिमांड की, यही हमने उनसे कहा था जनाब। क्या मैंने उनसे यही कहा,
किसी पुलिस के पास कोई कंप्लेंट वगैरह दी, क्योंकि ऐसे रंगदारी है। सर जी, जब भी यहाँ पर आगे विकास कार्य करने शुरू किए, हमेशा उसमें अड़ंगा डाला गया। हमने यहाँ गेट लगाने का प्रयास किया, कूड़ा उठवाने का यहाँ पर प्रयास किया, नाली डलवाने का प्रयास किया, सड़क बनवाने का प्रयास किया, हर काम में हमारे रोड़ा अटकाया गया। इस प्रकरण के बारे में, ये प्रकरण लगभग 1 जनवरी के हाँ, पिछले 1 साल से चल रहा है। 1 जनवरी को सूचना क्यों दी थी पत्रकारों को, जैसे आज आपने आमंत्रित किया? हाँ, पहले क्यों नहीं बताया आप? भाई साहब, हम क्या है कि हम इस फील्ड में नहीं है, ये राजनीतिक प्रकरण नहीं है भाई साहब, जो हम पूरा पॉलिटिकल तरीके से बुलाकर व्यवस्थित कराया जाए। ये समस्याएं थी जिनको रखा गया था, जिसके बारे में आज आपको अवगत कराया गया। ये भी स्वतः जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि ऑलरेडी माननीय महापौर जी के ऊपर आक्षेप लगा दिया गया कि इतने रुपयों की डिमांड करी गई। आप लोगों की व्यक्तिगत समस्या थी या मेयर साहब पे जो आरोप लगे उसके? व्यक्तिगत समस्या के समाधान के लिए अधिकारियों ने हमें सहयोग करा, उन्हें बताया गया, हमने करा, उन्होंने तो कोई व्यवधान नहीं डाला। ये अगर उन्होंने मदद करी है, कोई अधिकारी आके कोई रोक नहीं रहा, उस कार्य को सही से करा रहा है, तो हम उसको गलत थोड़ी ना मानेंगे। वो तो हमारी मदद के लिए ही है ना। यहाँ पर एक गंदी नाली बहती थी, उसी नाली को आपने कवर किया। महापौर जी से सचिन डागर का, वो उनका आपसी विवाद है। वो पार्टी के बेस पे अपने तरीके से बात करे। विवाद यहाँ का था, जो इंडस्ट्री एरिया का था, राजेंद्र नगर का था, वो इन लोगों ने सबको आपको अवगत करा दिया। असलियत ये है, इनसे भी 1 करोड़ रुपए मांगा गया। उनका खून मुंह लगा हुआ है। जब मेरे से मांगे, मैं अपनी बताता हूँ, और इनसे भी 1 करोड़ मांगे। फिर बाद में बार्गेनिंग हो गए, 50 लाख पाए, फिर 30 लाख पाए, फिर 25 लाख पाए, 25 लाख वहाँ तक ये आके जब नहीं दिए इन्होंने, तब इन्होंने महापौर जी को बदनाम करने का साजिश रची। हम महापौर जी के पास गए, उन्होंने हमें आश्वासन दिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने प्रेस वार्ता की है, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश के किसानों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया, जिसके साथ ही उन्होंने बेरोजगारी समेत तमाम मुद्दों पर बात करते हुए बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया। निजी कंपनियों ने 40,000 करोड़ रुपए कमाए, और आप जानकर हतप्रभ रह जाएंगे कि प्रधानमंत्री जी के प्रांत गुजरात ने वो योजना बंद कर दी। एक के बाद एक 6 प्रांतों ने उस योजना पर ताला लगा दिया, क्योंकि वो किसानों की नहीं, धन्ना सेठों के मुनाफे की योजना थी। फिर प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं एक पीएम आशा स्कीम लेकर आया, प्राइस डिफिशियंसी स्कीम। जब भी बाजार में फसलों के दाम कम मिलेंगे तो केंद्र की सरकार इंटरवीन करेगी और अपनी तरफ से किसानों को वो आर्थिक मदद पहुंचाएगी, ताकि किसानों का उसका नुकसान ना हो। 2021-22 में 500 करोड़ रुपए का प्रोविजन रखा। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्रीकृष्ण भूमि और शाही ईदगाह को लेकर सुनवाई की गई है, जिसमें कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस फैसले को लेकर सुबह से ही हिंदुवादी और श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार इंतजार में थे। वहीं मुख्यवादी दिनेश शर्मा ने कहा कि ठाकुर जी के यहाँ देर है अंधेर नहीं, आज नहीं तो कल फैसला जरूर आएगा। मामले को डिले रखा जाए, लेकिन माननीय हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलील को खारिज कर दिया है और फैसला रिजर्व रख लिया है। मुस्लिम पक्ष चाहता है कि सर्वे ना हो, ऐसे ही मामला टलता रहे, लेकिन हिंदू पक्ष चाहता है कि सर्वे जल्दी से जल्दी हो। माननीय न्यायालय पर हिंदू पक्ष को पूरा विश्वास है, फैसला जो भी आएगा अच्छा आएगा। हम लोग फैसले का इंतजार करेंगे, सभी कृष्ण भक्तों को फैसले का इंतजार है। माननीय न्यायालय द्वारा सभी अधिवक्ताओं को, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के समर्थकों को। अगली खबर लखनऊ से है, जहां अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के विधानसभा अध्यक्षों को बुलाया है। इस दौरान अखिलेश यादव का बयान सामने आया। अखिलेश यादव ने कहा कि जो विधानसभा के अध्यक्ष आए हैं वो अपनी राय और सुझाव देंगे। विधानसभा के अध्यक्षों ने कई बिंदुओं पर चर्चा की है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण चर्चा ये रही कि वोटर लिस्ट को आखिर कैसे सुधारा जाए। 24 इस सत्र में जो लोकसभा चुनाव होने हैं, यहाँ से किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, छात्र विरोधी भाजपा सरकार को हम लोग यहाँ से उखाड़ फेंके। देखिए, हम लोग चाहते हैं, हम लोग संगठन के लोग हैं और पार्टी के लोग हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी निर्देश होगा हम लोग उसको स्वीकार करेंगे, मेहनत से तन मन धन से लगेंगे, उनको चुनाव जिताएंगे, जो भी प्रत्याशी होगा। हम लोग साइकिल निशान जानते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा संगठन को और मजबूत करने के लिए, क्योंकि संगठन की महत्वपूर्ण कड़ी विधानसभा अध्यक्ष और बूथ होता है, तो वो बूथ पर किस प्रकार से हम सबको जोड़ना है, और खासकर जो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष का मंत्र है पीडीए,
पीडीए के माध्यम से हम समाजवादी पार्टी को मजबूत करके और 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को किस पास शिकस्त दे सके, इसके लिए हम लोग रणनीति के तहत हम लोग को निर्देश हुआ है और उसी पे निर्देश का पालन करते हुए हम लोग भाजपा को हराने का काम करेंगे। आने वाले 24 इस सत्र में जो लोकसभा चुनाव होने हैं, यहाँ से किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, छात्र विरोधी भाजपा सरकार को हम लोग यहाँ से उखाड़ फेंके। देखिए, हम लोग चाहते हैं, हम लोग संगठन के लोग हैं और पार्टी के लोग हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी निर्देश होगा हम लोग उसको स्वीकार करेंगे, मेहनत से तन मन धन से लगेंगे, उनको चुनाव जिताएंगे जो भी प्रत्याशी होगा। हम लोग जिससे भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, उसके विचारों से हम लोग लड़ सके। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो चरम महंगाई है, भारतीय जनता पार्टी जो विध्वंसक राजनीति उत्तर प्रदेश के अंदर करा रही है, उससे जनता जो है भयभीत है और जनता का रिस्पांस जो है समाजवादी पार्टी, उसका एक ही विकल्प है। अब खबर मुरादाबाद से है, जहां स्वर्गीय दाऊ दयाल खन्ना के परिवार को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में आने का निमंत्रण मिला है, जिससे उनका परिवार भावुक हो गया। 1 ईंट के पूजन के बाद 5 ईंटों से राम मंदिर का शिलान्यास किया गया था और कांग्रेस सरकार के मंत्री रहे दाऊ दयाल खन्ना ने राम मंदिर का बीड़ा उठाया था। बता दें कि राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत करने वाले कांग्रेस नेता यूपी सरकार के मंत्री बने थे, लेकिन राम मंदिर आंदोलन में उन्हें सरकार का समर्थन नहीं मिला, तो उन्होंने कांग्रेस से किनारा कर लिया। आचार संहिता उल्लंघन के 2 मामलों में फरार चल रही पूर्व सांसद और अभिनेत्री जयप्रदा के खिलाफ रामपुर की अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने समय देने पर उनका प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए मुचलका धनराशि जब्त कर ली है, साथ ही जमानत लेने वालों की भी फाइल खोल दी है। अदालत ने एक बार फिर पुलिस को जयप्रदा को गिरफ्तार कर हाजिर करने का आदेश दिया है और अगली सुनवाई अब इस मामले पर 25 जनवरी को होगी। खबर आगरा से है, जहां जिला मुख्यालय में हिंदू महासभा ने जोरदार प्रदर्शन किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर हिंदूवादी भड़क गए। ये बयानबाजी स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव की मिलीभगत से कर रहे हैं। इतना ही नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव की तस्वीर लगाकर जमकर प्रदर्शन भी किया गया है। इस प्रकार लगातार सनातन धर्म पर और हिंदू धर्म पर आघात करने वाले, अभद्र भाषा की प्रयोग करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से टिप्पणी की। अब तो उन्होंने जहां एक और पूरा विश्व रामलला की प्रतिष्ठा कार्यक्रम मना रहा, वहीं पर इस तरह का बयान आना कि यह रामसेवकों पर जो मुलायम सिंह यादव जी ने गोली चलाई थी वो सही ठहराया और सनातन धर्म को, कारसेवकों, राम भक्तों, अराजकता और गुंडागर्दी जैसी संज्ञान दे दी। आज हमने माननीय अखिलेश यादव जी को, इनके आंखों में पट्टी भी बांधी हुई है, वो इस बात का इशारा कर रही है कि ये सब कुछ जानते हुए भी किस तरह गले मिलना है और बयानबाजी से करा रहा है। आज इसकी जबान काट दी है और जबान काट कर अब शायद ये सुधर जाए, और क्योंकि अब हम लोग पक्ष के मूड में नहीं है इसको छुपाने के। कार्यक्रम किया है, यानी कि हमने पहले भी किया था। हमने एक बात सोचने में, कहने में शर्म आती है। कहते हैं ना कि लंबी जीभ और लंबा धागा जैसा लिबड़ जाता है, ऐसे ही स्वामी प्रसाद जो मौर्य है इसकी भी जीभ लिबड़ जाती है और इतनी लिबड़ जाती है कि उसे ये नहीं पता कि मैं क्या कह रहा हूँ। इसलिए हमने आज उसकी जीभ काट के नहीं उसको साबित किया है। अखिलेश यादव के आगे इसलिए काटा है कि अखिलेश यादव जी को सारी चीज मालूम है, मामले में होते हुए वो हमारे सारी काम करा रहे हैं, यानी सब वही दे रहे हैं, मेरा ये कहना है। नहीं तो अब तक उनको निकालने दिया, कई बार उन्होंने बयान ऐसा गलत दिया है। अगली खबर लखनऊ से है, जहां महामहोत्सव के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भगवान मृत संघ की ओर से इंद्रप्रस्थ दिल्ली से अयोध्या तक श्रीराम पदयात्रा निकाली जा रही है, जिसका पूजन अर्चन करते हुए केंद्रीय मंत्री श्रीयुक्त अश्विनी चौबे ने 10 दिसंबर 2023 को दिल्ली से रवाना किया है और पदयात्री लगभग 500 किलोमीटर की पदयात्रा करके शहर के कई मार्गों से होते हुए लखनऊ पहुंचे और अध्यक्ष श्याम प्रभु जी ने श्रीराम पदयात्रा का भव्य स्वागत किया है। राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर पूरे देश में भक्ति भावना चरम पर है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर का कपाट भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। ऐसे में आजमगढ़ में एक राम भक्त ने साइकिल से यात्रा शुरू की है। उनका लक्ष्य है कि वो 22 जनवरी को श्री राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल हो। वहीं राम भक्त मनीष कुमार ने कहा कि भगवान राम अपने मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। इस ऐतिहासिक दृश्य को देखना हर हिंदू का एक सपना है। अच्छा, अयोध्या की यात्रा किस लिए कर रहे हैं आप? इसलिए कर रहे हैं पूरे बिहार के लिए
हमारे नमस्ते बिहार का मैंने एक संकल्प रखा था कि ये नमस्ते बिहार, कहीं हम लोग बिहारी जाए वो गर्व से कहे कि नमस्ते बिहार। यही सबसे बड़ा मेरा योगदान है और समर्थन है। और ये हमारे जो कलश देख रहे हैं, ये कलश जो है हमारे सिमरिया धाम का कलश है। प्रभु श्री रामचंद्र जी का वहीं ससुराल था जनकपुर, वही नगरी से हम आ रहे हैं। खबर हरदोई से है, जहां हरपालपुर थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद में दो पक्षों में जमकर फायरिंग हुई है। इस घटना से जहां गांव में दहशत का माहौल है, वही सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी है। पूरा मामला गांव में तालाब की जमीन पर कब्जेदारी को लेकर हुआ था। हालांकि फायरिंग में कोई हताहत नहीं हुआ है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस अभी पहुंची थी कि तब तक दोनों पक्षों के आरोपी मौके से फरार हो गए। मैं मार्तंड प्रकाश सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी हरदोई, थाना हरपालपुर के करता गांव में आज दो पक्षों में तालाब की ज़मीन को लेके विवाद हो गया, जिस विवाद में दोनों पक्षों द्वारा फायरिंग की गई है। पुलिस मौके पर मौजूद है, किसी को कोई चोट नहीं है, फिर भी पुलिस इसमें वैधानिक कार्रवाई और कठोर वैधानिक कार्रवाई कर रही है। खबर अलीगढ़ से है, जहां शासन की मंशानुसार संजीव सुमन के निर्देशन में अपराधियों को जल्द सजा दिलाने के निर्देश दिए गए हैं। पीड़िता को मोबाइल फोन दिखाने के बहाने मक्के के खेत में ले जाया गया और बलात्कार के आरोप में दोषी पाए जाने पर 25 साल की कठोर कारावास और 30,000 रुपए का अर्थदंड दिया गया है। आरोपी को जेल भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। खबर अलीगढ़ से है, जहां टप्पल क्षेत्र में बाइक सवारों ने ड्यूटी पर तैनात सिपाही को जोरदार टक्कर मार दी है और इस हादसे में सिपाही की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है और सिपाही की मौत की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर कन्नौज से है, जहां पुलिस की सराफ को लूटने वाले बदमाशों से मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में गोली लगने से दोनों बदमाश घायल हो गए हैं, जिनमें एक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है और बदमाशों की गोली लगने से दो सिपाही घायल हुए हैं। पकड़े गए बदमाशों के पास से करीब 250 ग्राम सोना, आधा किलो चांदी समेत 4,30,000 रुपए बरामद किए हैं और गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के फर्रुखाबाद बाईपास पर वाहन चेकिंग के दौरान की मुठभेड़ हुई है। चेकिंग के दौरान एक बाइक पर दो व्यक्ति आ रहे थे, उनको रुकने के लिए इशारा किया गया। ये लोग रुके नहीं और इन्होंने पुलिस टीम पे फायर कर दिया। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में इन पे फायर किया। इसमें ये दोनों बदमाश घायल हुए, साथ ही हमारे दो पुलिसकर्मियों को भी घायल हुए। इन जो बदमाशों की जो पहचान हुई है, इसमें इजाज पुत्र जुम्मन और तालिब पुत्र पप्पू, ये दोनों ही समधन के रहने वाले हैं, जहाँ का पीड़ित परिवार है। खबर मैनपुरी से है, जहां थाना कुरावली पुलिस और एसओजी टीम के संयुक्त ऑपरेशन में 3 अंतरजनपदीय मोटरसाइकिल चोरों को 18 मोटरसाइकिल समेत गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि मुखबिर की सूचना पर कुरावली बिचवा अंडर बाईपास ओवरब्रिज के नीचे नहर पुल के पास झाड़ियों में पुलिस टीम ने दबिश देकर 3 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके कब्जे से 18 मोटरसाइकिल, एक तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया है। ये अंतरजनपदीय चोर हैं, जिनका एक गैंग है। इसमें से एक मुकेश है जो बेवर का रहने वाला है, एक जितेंद्र है जो कुरावली का रहने वाला है और एक आकाश गिहार है, ये भी कुरावली का रहने वाला है। इनके कब्जे से 18 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं और इनमें से 11 अभी तक मोटरसाइकिलें विभिन्न जगह में इनके मुकदमे पंजीकृत हैं और ये कनेक्ट हुई हैं। इसमें से एटा, आगरा, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, मेरठ। बिजनौर से दर्दनाक हादसा सामने आया और ये पूरी घटना बमरौली थाना की बताई गई है, जहां ट्रॉली और कार की जोरदार टक्कर हो गई है, जिसमें 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वही घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। इस दौरान पुलिस ने सभी घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। फिलहाल पुलिस घटना की छानबीन कर रही है। वही युवकों की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहाँ से आते समय ये अपना जो ये रानीबाग कॉलोनी की चौकी है, उसी में टायर का ट्रॉली का टायर फटा है, गन्ने ट्रॉली का, और उसमें ट्रॉली का टायर फटने से एकदम गन्ने की ट्रॉली रुक गई है। पीछे से ये लोग आ रहे थे और जो है दुर्घटना हो गई। अभी सिचुएशन आपको पता ही है, तीनों डेथ हुई है गांव में।
तो बड़ी हृदय विदारक घटना है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।